हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर पार्ट है, ट्रांसलेशन का पार्ट है, मैं उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देख लेते हैं। कहानी का टाइटल है जूनियर प्रिंस। क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, और जूनियर का क्या मतलब होता है? जूनियर का मतलब होता है छोटा, या कह सकते हैं कनिष्ठ। जो व्यक्ति किसी आयु में या फिर पद में छोटा होता है उसे जूनियर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जूनियर प्रिंस मतलब कि छोटा राजकुमार। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A king had 7 sons, but he loved the junior most prince most। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो उस तरह के वाक्य को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। और पास्ट के लिए वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ किंग हैड 7 सन्स, एक राजा के 7 बेटे थे, बट लेकिन ही लव्ड, लेकिन लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना। और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट ही लव्ड द जूनियर मोस्ट प्रिंस मोस्ट, लेकिन वह जूनियर मोस्ट मतलब जो सबसे छोटा जो राजकुमार था, जूनियर मोस्ट प्रिंस मोस्ट, वो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ किंग हैड 7 सन्स, मतलब एक राजा के 7 बेटे थे, बट लेकिन ही लव्ड द जूनियर मोस्ट प्रिंस मोस्ट, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपने सबसे छोटे राजकुमार को प्यार करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे The brothers hatched a plan to kill the youngest one। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये जो वर्ड है हैच, हैच का मतलब होता है रचना, और प्लॉट का मतलब होता है साजिश। और ये हैच की सेकंड फॉर्म है हैज्ड अ प्लॉट, मतलब कि साजिश रची। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब भाइयों ने, मतलब भाइयों ने क्या किया? हैज्ड अ प्लॉट मतलब एक साजिश को रचा, साजिश रची। टू किल, मार देने की, मतलब किल मतलब जान से मार देने की। द यंगेस्ट वन, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे कई सारे एडजेक्टिव होते हैं जिसकी 3 सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। तो ये भी उस तरह का एडजेक्टिव है। यंग मतलब छोटा, यंगर मतलब उससे छोटा, और यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की, ये एक एडजेक्टिव है, और ये सुपरलेटिव की 3rd डिग्री है, जिसका मतलब हुआ सबसे छोटा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द ब्रदर्स हैज्ड अ प्लॉट टू किल द यंगेस्ट वन, मतलब कि भाइयों ने एक साजिश रची सबसे छोटे को मार देने की, सबसे छोटे को मार देने की। दे वेंट फॉर हंटिंग। दोस्तों, ये वेंट जो है ये गो की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये भी जो स्टोरी है हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है। और जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और ये गो की सेकंड फॉर्म है, इसको वेंट पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है जाना। दे वेंट फॉर हंटिंग। और ये जो दे है ये एक प्लूरल नाउन है, जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। दे वेंट फॉर हंटिंग मतलब कि वे या वे लोग क्या शिकार के लिए गए। इन जंगल, जंगल में, एंड रिटर्न और लौट आए, लीविंग हिम देयर, उसे वहाँ पर छोड़ के। लीव करना, लीव का मतलब होता है छोड़ना, और ये 4th फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे वेंट फॉर हंटिंग इन जंगल एंड रिटर्न लीविंग हिम देयर, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि वे लोग शिकार के लिए जंगल में गए, एंड रिटर्न लीविंग हिम देयर, और वापस लौट आए। रिटर्न मतलब वापस आ गए, लीविंग हिम देयर उसको वहाँ पर छोड़कर। चलिए आगे देखिए। टू द किंग मतलब कि राजा को। द प्रिंसेस इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो प्रिंसेस थे मतलब जो बाकी राजकुमार थे, इन्फॉर्म्ड उन्होंने सूचित किया। फादर पिता। वी
ट्राइड आवर बेस्ट, क्या मतलब हुआ? ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और क्या, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। तो क्या मतलब हुआ? वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने अपनी पूरी कोशिश की, बट लेकिन कुड नॉट सेव हिम, सेव का मतलब होता है बचाना, और कुड नॉट, और जब भी हम कोई एक वाक्य के अंदर सका सकी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। तो कुड नॉट नहीं बचा सके, कुड नॉट सेव हिम उसे नहीं बचा सके। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? टू द किंग द प्रिंसेस इन्फॉर्म्ड, मतलब कि राजा को राजकुमारों ने सूचित किया। फादर पिता, वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने अपनी पूरी कोशिश की, बट कुड नॉट सेव हिम, लेकिन उसे नहीं बचा सके। अ टाइगर एट हिम अप, ये ईट की सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं। एट इसका मतलब होता है खाना। अ टाइगर, एक शेर, एट हिम अप, उसे खा गया। तो क्या मतलब हुआ? अ टाइगर एट हिम अप, एक शेर उसे खा गया। चलिए आगे देखिए। मीन वाइल, देखिए मीन वाइल का क्या मतलब होता है? इस दौरान, इसे मीन वाइल कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? मीन वाइल मतलब कि इस दौरान। द यंगेस्ट प्रिंस, यंगेस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सबसे छोटा, जो सबसे छोटा राजकुमार, द यंगेस्ट प्रिंस जो सबसे छोटा राजकुमार था। रोम्ड अराउंड, रोम का मतलब होता है घूमना, और ये सेकंड फॉर्म है, रोम्ड अराउंड, घूमा। एंड और हैपन्ड टू कम टू अ हिल, हैपन का मतलब होता है होना, और हिल का मतलब होता है पहाड़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मीन वाइल, इस दौरान, द यंगेस्ट प्रिंस रोम्ड अराउंड, जो मतलब सबसे छोटा राजकुमार था, रोम्ड अराउंड वो आसपास घूमा। एंड हैपन्ड टू कम टू अ हिल, और उसका एक पहाड़ी के पास आना हुआ। हैपन टू कम टू, उसका एक पहाड़ी पर आना हुआ। वेयर, जहाँ, आ गोल्डन कलर काव लिव्ड, जहाँ पर एक सुनहरे रंग वाली गाय रहती थी। लिव मतलब रहना, और ये सेकंड फॉर्म है जहाँ पर एक, वेयर अ गोल्डन कलर काउ लिव्ड मतलब कि जहाँ पर एक सुनहरे रंग वाली गाय रहती थी। ही स्टार्टेड बीइंग हेल्पफुल टू द काउ, देखिए बीइंग हेल्पफुल का मतलब होता है किसी के लिए मददगार होना। और तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ है? ही स्टार्टेड बीइंग हेल्पफुल टू द काउ, उसने गाय के प्रति मददगार होना शुरू कर दिया, मतलब गाय के प्रति मददगार हो गया। एंड और इन टर्न का मतलब होता है बदले में। इन टर्न द काउ अलाउड हिम, जो गाय थी उसने उसको अनुमति दी टू ड्रिंक मिल्क, दूध पीने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? ही स्टार्टेड बीइंग हेल्पफुल टू द काउ, मतलब वो गाय के प्रति मददगार हो गया। एंड इन टर्न, और बदले में, द काउ अलाउड हिम टू ड्रिंक मिल्क, बदले में गाय ने उससे अनुमति दी दूध पीने की। 10 का क्या मतलब होता है? इस प्रकार ही लिव्ड हैप्पीली, मतलब कि वो खुशी से रहने लगा। हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से या प्रसन्नता से। चलिए आगे देखिए। वंस आ बुलक कार्ट पास्ड थ्रू दैट जंगल, क्या मतलब हुआ? देखिए जो बुलक कार्ट का मतलब होता है, बुलक का मतलब होता है बैल, और कार्ट का मतलब गाड़ी। तो बुलक कार्ट का पूरा मतलब होता है बैलगाड़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, आ बुलक कार्ट मतलब एक बैलगाड़ी, पास्ड थ्रू दैट जंगल। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पास थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कि एक बार एक बैलगाड़ी उस जंगल से, दैट जंगल मतलब उस जंगल से होकर गुजरी। चलिए आगे देखिए। द बुल्स वर अनेबल टू पुल द कार्ट, देखिए अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को, काम को ना कर पाए तो उसके लिए अनेबल का प्रयोग किया जाता है, और ये भी एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? द बुल्स वर अनेबल, मतलब कि जो बैल थे वो असमर्थ थे। टू पुल मतलब खींचना, खींच पाने में, द कार्ट गाड़ी को, थ्रू अनइवन ग्राउंड, दोस्तों अनइवन भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऊंचा नीचा, मतलब कि वो जो बैल थे वो गाड़ी को खींच पाने में असमर्थ थे। थ्रू अनइवन ग्राउंड मतलब कि ऊंची नीची ज़मीन पर, ऑफ जंगल की। चलिए आगे देखिए। द कार्टियर हैपेंड टू सी द प्रिंस अप ऑन अ हिलॉक,
दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं हैपन, इसका मतलब था होना, लेकिन यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसका सही अर्थ क्या होता है। इस वर्ड का जब प्रयोग किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि वो काम योजना के अनुसार नहीं हुआ है, जब कोई क्रिया अचानक हो जाती है बिना प्लान के, बिना योजना के, तो वहाँ पर हैपन लगाया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द कार्टियर। देखिए कार्टियर का क्या मतलब होता है, ये एक नाउन है। इस तरह का व्यक्ति जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वगैरह करता है, व्यापार करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का गाड़ी के माध्यम से, उसे कार्टियर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द कार्टियर। जो कार्टियर था मतलब वो जो व्यापारी था, हैपन्ड टू सी द प्रिंस, उसका प्रिंस को देखना हुआ, अप ऊपर देखना हुआ, ऑन ए हिलॉक, हिलॉक मतलब एक उस पहाड़ी पर। ही कॉल्ड हिम डाउन टू हिम, क्या मतलब हुआ? ही कॉल्ड हिम डाउन टू हिम, उसने उसे नीचे अपने पास बुलाया। चलिए आगे देखिए। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज द प्रिंस गॉट ऑन द कार्ट, मतलब जैसे ही राजकुमार गाड़ी पर मतलब कि आया, गाड़ी पर चढ़ा, उस कार्ट पर गाड़ी पर चढ़ा। द बुल्स मूव्ड, जो बुल्स थे, बैल थे, वो मूव मतलब उन्होंने मूव किया, मतलब वो चले। एंड देन और फिर रेस्ड टू द विलेज ऑफ द फार्मर, रेस का मतलब होता है तेजी से, गति से कहीं जाना, और वो तेजी से टू द क्या हुआ, टू द देर रेस टू द विलेज ऑफ द फार्मर, वो तेजी से उस किसान के गांव पहुंच गए। चलिए आगे देखिए। द फार्मर आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, क्या मतलब हुआ? देखिए जो वर्ड है आस्क, इसके कई मीनिंग होते हैं। आस्क का मतलब पूछना होता है, और आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द फार्मर, किसान ने, आस्क्ड हिम, उसको कहा, किसे कहा? मतलब राजकुमार को। आस्क्ड हिम टू मैरी, शादी करने के लिए, हिज डॉटर, अपनी बेटी से। बट लेकिन प्रिंस डिड नॉट लाइक द आइडिया। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है, तो जहाँ पर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या हुआ? बट प्रिंस डिड नॉट लाइक द आइडिया, लेकिन राजकुमार को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, मतलब ये विचार पसंद नहीं आया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द फार्मर आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, किसान ने उसे अपनी बेटी से शादी करने को कहा, लेकिन प्रिंस डिड नॉट लाइक द आइडिया, लेकिन राजकुमार को वो विचार अच्छा नहीं लगा। चलिए आगे देखिए। एट नाइट, रात में, ही स्लिप्ड अवे। दोस्तों स्लिप्ड अवे का मतलब होता है कहीं से चोरी छुपे भाग जाना, बचकर भाग जाना, छुपकर। तो वो क्या मतलब है इस लाइन का? एट नाइट मतलब रात में, ही स्लिप्ड अवे, वो छुपकर भाग गया। एंड रीच्ड द सेम जंगल, और वो उसी जंगल में पहुंचा। चलिए आगे देखिए। ही फाइंड दैट द गोल्डन काउ हैड डाइड। दोस्तों ये जो वर्ड यहाँ फाइंड लिखा है, क्योंकि स्टोरी के अनुसार इसे फाउंड होना चाहिए, शायद ये मिसप्रिंट है, तो आप इसे फाउंड ही समझें, FOUND। और ये वो फाइंड की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है पाना। तो क्या मतलब हुआ? ही फाउंड, उसने पाया, दैट की द गोल्डन काउ हैड डाइड, की जो सुनहरी गाय थी वो मर चुकी थी। हर बोन्स मतलब कि उसकी हड्डियाँ, बोन्स, वर स्केटर्ड अराउंड, वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। स्केटर्ड का मतलब होता है बिखरे होना, तो जो उसकी हड्डियाँ थी वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। चलिए आगे देखिए। ही वेंट टू अ नियर बाय फॉरेस्ट, वो एक पास के जंगल में गया, वो एक नज़दीकी जंगल में गया। वेयर, जहाँ। ही मेट अ सेज, दोस्तों ये मीट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है मिलना। वेयर, जहाँ। ही मेट ए सेज, जहाँ वो एक साधु से मिला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वेंट टू अ नियर बाय फॉरेस्ट, वो एक पास के जंगल में गया। वेयर ही मेट ए सेज, जहाँ वो एक साधु से मिला। एंड, और बिकेम, और वो बन गया, हिज डिसिपल, और वो उनका शिष्य बन गया। डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, वो उनका क्या बन गया? वो उनका शिष्य बन गया। डिसिपल का मतलब शिष्य या फिर चेला, वो उनका चेला बन गया, या कह सकते हैं वो उनका शिष्य बन गया। ही टॉट द प्रिंस, और ये जो ही है वो उन साधु के लिए यूज़ हो रहा है, और ये टीच की सेकंड फॉर्म है, TAUGHT। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है टॉट, और टीच का मतलब होता है सिखाना या फिर पढ़ाना। पढ़ाना और सिखाने को टीच कहा जाता है, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही टॉट, उन्होंने सिखाई, द प्रिंस, राजकुमार को, अ डिवाइन फार्मूला। डिवाइन का मतलब होता है एक दिव्य। उन्होंने प्रिंस को, क्या मतलब हुआ कि उन्होंने प्रिंस को, राजकुमार को एक दिव्य फार्मूला सिखाया। विच कुड रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना किसी मरे व्यक्ति को,
तो विच कुड रिवाइव मतलब कि जो जीवित कर सकता है द डेड मरे हुए को। चलिए आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो उन्होंने राजकुमार को एक दिव्य फार्मूला सिखाया जो मतलब और उस फार्मूले से क्या होता है विच कुड रिवाइव द डेड जो मतलब मृत व्यक्तियों को या मृत को जीवित कर सकते हैं, पुनः जीवित कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस वेंट बैक टू द सेम जंगल। वेंट ये गो बैक की सेकंड फॉर्म में वेंट बैक मतलब होता है वापस जाना। तो क्या मतलब हुआ द प्रिंस वेंट बैक टू द सेम जंगल। जो राजा प्रिंस था राजकुमार था वो उसी जंगल में वापस गया एंड रिवाइव्ड द काऊ और उसने काऊ को रिवाइव कर दिया। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना, दोबारा से किसी में जान डाल देना। उसने काऊ को गाय को पुनः दोबारा से जीवित कर दिया। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन ही वॉज ईटिंग आ पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट का मतलब होता है अनार। तो क्या मतलब हुआ एक दिन ही वॉज ईटिंग ए पोमीग्रेनेट ही वॉज ईटिंग अ पोमीग्रेनेट वो अनार खा रहा था सिटिंग ऑन ए ब्रांच एक शाखा पर बैठकर। चलिए आगे देखिए। सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ट्री मतलब क्या मतलब हुआ कि वो एक दिन एक पेड़ की शाखा का पर बैठकर अनार खा रहा था। वैन जब ही रिमेंबर्ड रिमेंबर का मतलब होता है याद आना। वैन ही रिमेंबर्ड हिज मदर जब उसे अपनी माँ की याद आई, जब उसने अपनी माँ को याद किया उसको या कह सकते हैं उसकी माँ की याद आई। अ टीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज आई। टीयर का मतलब होता है आंसू। तो क्या और ड्रॉप का मतलब गिर जाना। क्या मतलब हुआ अ टीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज आइज मतलब उसकी आँख से एक आंसू गिरा। द टीयर फेल ऑन द नोज ऑफ ए किंग। दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं फेल ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है आप उसे नोट कर सकते हैं FALL और ये सेकंड फॉर्म है FELL जिसका मतलब होता है गिरना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ इसको अच्छे से समझ लीजिए। द टीयर फेल ऑन द नोज ऑफ ए किंग मतलब जो आंसू था फेल वो गिरा किस पर गिरा ऑन द नोज मतलब कि नाक पर गिरा ऑफ ए किंग एक राजा की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द टीयर फेल ऑन द नोज ऑफ ए किंग मतलब आंसू जो था वो एक राजा की नाक पर गिरा। हु वॉज टेकिंग रेस्ट। दोस्तों ये जो हु है आप देख रहे हैं आपने अक्सर इसका यूज़ देखा होगा। हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति से कुछ रिलेट करते हैं और उसकी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसकी हिंदी होती है जो या जिसने इसकी हिंदी होती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ हु वॉज टेकिंग रेस्ट मतलब कि जो आराम कर रहा था अंडरनीथ का मतलब है नीचे अंडरनीथ दैट ट्री जो उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हु वॉज टेकिंग रेस्ट अंडरनीथ दैट ट्री जो उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वाइल पासिंग बाय मतलब गुजरने के दौरान। तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि वो जो आंसू था वो उस राजा की नाक पर गिरा जो उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था वहाँ से गुजरने के दौरान। चलिए अब आगे देखिए। ही लुक्ड अप। लुकअप का मतलब होता है ऊपर देखना और ये सेकेंड फॉर्म है ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा एंड कॉल्ड डाउन द प्रिंस। कॉल डाउन ये सेकंड फॉर्म है कॉल की कॉल्ड डाउन। ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा एंड कॉल्ड डाउन द प्रिंस और राजकुमार को नीचे बुलाया। ही टुक द प्रिंस विद हिम। दोस्तों ये जो वर्ड है टुक ये टेक की सेकंड फॉर्म है TOO के टुक और इसके कई मतलब होते हैं। इसका मतलब लेना होता है ले जाना होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है ले जाना। तो क्या मतलब हुआ ही टुक द प्रिंस वो राजकुमार को ले गया विद हिम अपने साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ ही टुक द प्रिंस विद हिम वह राजकुमार को अपने साथ ले गया। द प्रिंस वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ द किंग। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं वॉज के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये मैरी की थर्ड फॉर्म है मैरिड जिसका मतलब है विवाह करना। तो जब भी आप ऐसा कोई वाक्य देखते हैं जहाँ पर वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। क्या मतलब हुआ द प्रिंस वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ द किंग मतलब कि राजकुमार की राजा की बेटी से शादी कर दी गई एंड और दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर और उसके बाद वो हमेशा खुशी से रहे। क्या मतलब हुआ एंड दे लिव्ड हैप्पीली और वो खुशी से रहे एवर आफ्टर मतलब उसके बाद वो खुशी से रहे। तो दोस्तों ये कहानी थी। अब इस कहानी का जो मोरल है हम उसे भी देख लेते हैं। फॉर्च्यून सीक्स आउट द
डिजर्विंग पर्सन। क्या मतलब हुआ, देखिए फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य और सीक का मतलब होता है ढूंढना। तो क्या मतलब, जो भाग्य है वो ढूंढता है, किसे ढूंढता है, द डिजर्विंग पर्सन। मतलब कि डिजर्विंग का मतलब होता है, डिजर्विंग का मतलब होता है योग्य। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो भाग्य है वो योग्य लोगों को तलाशता है, ढूंढता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारी आज की कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मैं रोज़ स्टोरीज़ लाता हूँ आपके लिए, और इससे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ट्रांसलेशन सीखें। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो स्टोरीज़ हैं या जो इस तरह के जो वीडियोज़ आप देखते हैं मेरे वीडियोज़, तो क्या आपको वाकई में उससे इंग्लिश सीखने में मदद मिलती है, या अगर आपकी तरफ से कोई और भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।